ये लड़की बेहद होशियार स्टूडेंट है, स्कूल में हमेशा टॉप करती है, लेकिन वो अपने दोस्तों को पास करवाने के लिए एग्जाम हॉल में बड़े ही चालाक तरीके से चीटिंग कराती है। बदले में उसे थोड़े पैसे भी मिलते हैं। धीरे धीरे लालच इतना बढ़ता है कि वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने के लिए करोड़ों कमाने लगती है, बस चीटिंग के जरिए। लेकिन कहते हैं ना, चोरी के दिन ज्यादा नहीं होते। तो क्या वो पकड़ी गई या फिर अपनी चालाकी से बच निकली? ऐसी ही एक जबरदस्त सच्ची कहानी पर बनी है बैड जीनियस फिल्म, और आज हम आपको यही कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लड़की का नाम लिन है। वह अपने पिता के साथ एक नए स्कूल में एडमिशन के लिए प्रिंसिपल के कमरे में आई है। अब तक वह हर कक्षा में टॉप करती रही है और ढेरों पुरस्कार भी जीत चुकी है, इसलिए उसके पिता सारे सर्टिफिकेट और ट्रॉफियां साथ लाए हैं। प्रिंसिपल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर एक होनहार छात्रा उनके स्कूल में पढ़ेगी तो स्कूल की प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। वह खुशी खुशी उसे एडमिशन देना चाहता है, लेकिन लिन खुद इस स्कूल में दाखिला लेना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पढ़ने का सालाना खर्च लगभग 1.5 लाख रुपए है। उसके पिता एक साधारण स्कूल टीचर हैं, उनके लिए यह खर्च उठाना संभव नहीं। प्रिंसिपल उसे समझाता है कि यहाँ पढ़ने में 1.5 लाख नहीं, सिर्फ 1,20,000 रुपए सालाना लगते हैं। लिन जवाब देती है, स्कूल आने जाने का खर्च, दोपहर के खाने का खर्च, किताबें, कॉपियां और बाकी सब मिलाकर कुल खर्च 1,50,000 हो जाएगा। उसका पिता उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन लिन बिना हिचक सब कुछ हिसाब लगाकर बता देती है। प्रिंसिपल थोड़ी शर्मिंदा हो जाता है। उसके पिता समझाते हैं, आप बुरा मत मानिए, मेरी बेटी गणित में बहुत तेज है, इसीलिए तुरंत सब हिसाब लगा लेती है। प्रिंसिपल उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे स्कॉलरशिप ऑफर करता है और कहता है, तुम हमारे स्कूल में मुफ्त में पढ़ सकती हो। यह सुनकर लिन बहुत खुश होती है और एडमिशन ले लेती है। जब वह स्कूल आईडी कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रही होती है, तभी एक लड़की आती है और फोटोग्राफर से कहती है, अरे जरा रुकिए, थोड़ी देर बाद फोटो लीजिए। वह लिन के बाल ठीक करती है और कहती है, यह स्कूल आईडी कार्ड तुम्हारे गले में सालों तक लटका रहेगा तो तस्वीर अच्छी नहीं होगी तो चलेगा क्या? फिर वह अपनी ऐनक उतार कर हंसते हुए कहती है, अब खिंचवाओ। उस लड़की का नाम ग्रेस है। वह भी उसी दिन स्कूल में नई नई एडमिशन ली है। फोटो खिंचवाने के बाद वह लिन की पहली दोस्त बन जाती है। नए स्कूल में लिन का समय अच्छा बीत रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में ग्रेस उससे कहती है, मुझे गणित के ये सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। मैं स्कूल के नाट्य दल में अभिनय करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा CGPA कम से कम 3.25 होना चाहिए। मैं इतना अच्छा परिणाम कैसे लाऊं? लिन उससे वह सवालों की शीट ले लेती है और बिना देखे मुहज़बानी सारे उत्तर बता देती है। ग्रेस कहती है, काश अल्लाह मुझे भी तुम्हारे जैसा बुद्धिमान बनाता तो कितना अच्छा होता। क्या तुम मुझे ट्यूशन पढ़ा सकती हो? लिन पहले मना कर देती है, लेकिन ग्रेस जोर देकर कहती है, अगर तुम मुझे पढ़ाओगी तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानूंगी। प्लीज किसी भी तरह से मुझे गणित सिखा दो। आखिरकार लिन मान जाती है। कुछ दिन बाद परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षा हॉल में टीचर कहता है, कोई भी छात्र नकल नहीं करेगा, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लिन देखती है कि वही सवाल परीक्षा में आए हैं जो ग्रेस ने उस दिन लाइब्रेरी में दिखाए थे। दरअसल जिन छात्रों ने उस टीचर से ट्यूशन लिया था, उन्हें पहले ही पेपर लीक करके दे दिया गया था। लिन ग्रेस से इशारों में पूछती है, क्या तुम कर पाओगी? ग्रेस कहती है, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, एक भी नहीं होगा। जब वे आपस में धीमे बोल रही थीं, टीचर गुस्से में डस्टर फेंक कर मारता है। लिन फिर जल्दी से सारे सवाल हल करती है और रबर पर उत्तर लिख देती है। अब उसे किसी तरह वह रबर ग्रेस तक पहुंचाना है। वह उसे इशारा करती है और अपने दायों पैर की जूती में रबर छिपाकर पीछे फेंकती है। ग्रेस चतुराई से उसे अपने पैर के नीचे रख लेती है। इसी बीच टीचर पास आ जाता है। लिन डर के मारे अपना पैर किसी तरह से सीधा रखती है, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो दोनों पकड़े जा सकते हैं। इसलिए ग्रेस अपनी जूती लिन की ओर फेंकती है, लेकिन वह जूती सीधा जाकर किसी और जगह गिर जाती है। अब दोनों मुसीबत में फंस चुकी हैं। टीचर कभी भी वह देख सकता है। लिन तुरंत चालाकी दिखाते हुए अपना पेपर जमा करने के बहाने से जाती है, वहां से जूती पहन लेती है और ग्रेस रबर से सारे उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर परीक्षा हॉल से बाहर निकल जाती है। इस तरह वे दोनों इस बार बच निकलती हैं। ग्रेस को गणित में 380 अंक मिलते हैं। वह बहुत खुश होती है क्योंकि अब वह नाट्य दल में काम कर सकती है। ग्रेस कहती है, आज की इस खुशी में मेरा बॉयफ्रेंड पैट एक पार्टी रख रहा है, तुम जरूर आना। शाम को वे तीनों स्विमिंग पूल में तैरते और बातें करते हैं। पैट लिन से मिलता है और कहता है, ग्रेस कह रही थी कि तुम बहुत होशियार हो। लिन यह सुनकर थोड़ा शर्माती है और कहती है, अगर पढ़ाई करोगे तो तुम भी अच्छा कर पाओगे। पैट हंसकर कहता है, नहीं, मैं कैसे करूं? क्या मेरे पास कोई ऐसा दोस्त है जो मुझे परीक्षा हॉल में रबर उधार देगा? ये सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नकल का राज उसने पैट को बता दिया। फिर पैट कहता है, अगर तुम मुझे परीक्षा में नकल करने में मदद करो तो मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए 3,000 रुपए दूंगा। मेरे साथ और 5 दोस्त हैं, वे भी तुम्हें हर विषय के लिए 3,000 रुपए देंगे। लिन कहती है, अगर हम पकड़े गए तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पैट कहता है, तुम चिंता मत करो, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और वैसे भी हर सेमेस्टर में 13 विषय होते हैं। अगर हर विषय में 3,000 मिले तो कितने पैसे हुए, खुद
सोचो, और इन पैसों से तुम स्कूल की टीम मनी भी दे सकोगी। लिन कहती है, मुझे तो स्कॉलरशिप मिली है, मुझे कोई फीस नहीं देनी पड़ती। पैट कहता है, इस स्कूल में पढ़ने वाले हर छात्र को टीम मनी देनी पड़ती है। यह बात सुनकर लिन घर आकर जब दराज खोलती है तो देखती है कि प्रिंसिपल ने उसके पिता से 2 लाख रुपए की टीम मनी भी ले ली है। यह देखकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है और वह पियानो बजाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पिता के लिए इतनी बड़ी रकम देना वाकई बहुत मुश्किल था। उसके पिता आकर कहते हैं, तुम तो कई दिनों से पियानो नहीं बजा रही थी, लेकिन आज क्यों बजा रही हो? तब लिन कहती है, क्या जरूरत थी मुझे उस स्कूल में दाखिला दिलाने की? मैं तो पहले वाले स्कूल में ही ठीक थी। इस पर उसके पिता कहते हैं, उस स्कूल से तो ज्यादातर छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम वहाँ अच्छे से पढ़ाई करके स्कॉलरशिप लेकर विदेश जाओ। लेकिन लिन सोचने लगती है कि उसके जैसे कम आमदनी वाले एक स्कूल टीचर के लिए इतनी रकम जुटा पाना कितना मुश्किल है, इसलिए वह उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन उसके पिता उसकी कोई बात सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं। तब लिन फिर से उदास होकर पियानो बजाने लगती है। उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह देखती है कि पियानो की धुन के साथ उंगलियों के इशारों से एमसीक्यू परीक्षा के ए, बी, सी, डी विकल्प बताए जा सकते हैं। इसलिए वह तय करती है कि वह परीक्षा हॉल में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। अगले दिन वह ग्रेस और पैट को यह बात बताती है। फिर वे अपने बाकी दोस्तों को भी ले आते हैं। लिन उन्हें बहुत चालाकी से बताती है कि यह पियानो क्लास है और उसी बहाने उन्हें नकल करना सिखाने लगती है। वह कहती है, जब मैं छोटी उंगली उठाऊंगी तो समझना यह ए है, उसके बगल वाली उंगली उठेगी तो वह बी है, फिर सी और फिर डी। मैं बेंच पर हाथ हिलाकर पियानो की तरह सभी को उत्तर बता दूंगी और तुम लोग एक दूसरे को देखकर उत्तर भर लेना। इस तरह हर परीक्षा में वे सब टीचर की आंखों में धूल झोंक कर नकल करते रहते हैं। ग्रेस को अच्छे रिजल्ट की वजह से स्कूल के ड्रामा ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। वहीं पैट के पास होने पर उसका पिता उसे एक नई गाड़ी गिफ्ट करता है। इस तरह स्कूल की जिंदगी उनके लिए काफी अच्छी चलने लगती है और लिन भी अच्छी खासी रकम कमाने लगती है। वह कुछ पैसे से अपने पिता के लिए एक नई शर्ट भी खरीद लाती है। जब उसके पिता पूछते हैं कि ये पैसे कहां से आए, तो लिन कहती है, पियानो क्लास में दोस्तों को सिखाने से मिले। धीरे धीरे उसकी पियानो क्लास में और भी कई छात्र जुड़ जाते हैं। कुछ समय बाद स्कूल के बाहर उन छात्रों का बैनर लगाया जाता है जिन्होंने स्कॉलरशिप पाई है। वहां दिखता है कि लिन के साथ एक और छात्र बैंक ने भी स्कॉलरशिप हासिल की है। दोनों के बैनर स्कूल के बाहर लगाए गए हैं। कुछ दिन बाद उनके स्कूल का मुकाबला एक अन्य स्कूल के साथ होता है। वहां लिन और बैंक दोनों अपने स्कूल की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बैंक थोड़ा नर्वस होता है। वह हाथ मुंह धोकर आता है तो लिन कहती है, तुम्हारे कपड़े तो कितने सिकुड़े हुए हैं, मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ। लेकिन बैंक थोड़ा दूर हट जाता है। लिन फिर पूछती है, क्या तुमने सुबह सुबह नूडल्स खाए थे? बैंक हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? लिन हंसते हुए कहती है, तुम्हारी शर्ट पर नूडल्स के दाग हैं। वह उसे एक टिश्यू देती है और दाग साफ करने को कहती है। फिर लिन कहती है, अगर हम आज की प्रतियोगिता जीत जाएं तो 5,000 रुपये मिलेंगे। चलो शाम को उसी से बुफे खाने चलते हैं। बैंक कहता है, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। लिन मुस्कुराकर कहती है, तुम तो मेरे पापा की तरह कंजूस हो। फिर वह उसके बाल और शर्ट ठीक कर देती है। कुछ देर बाद वे दोनों प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जब जज उनसे पाई का मान पूछते हैं तो बैंक 3.1416 से लेकर बहुत आगे तक बताता है। इससे उनके स्कूल को प्रतियोगिता में जीत मिल जाती है। प्रिंसिपल दोनों को बुलाकर बधाई देता है। वह बैंक से पूछता है, तुमने इतनी जल्दी पाई का मान कैसे बता दिया? बैंक कहता है, मैम मुझे यह सब याद था, इसलिए आसानी से बता पाया। प्रिंसिपल खुश होकर कहता है, यही है मेरे स्कॉलरशिप वाले 2 होनहार छात्र। लेकिन तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल से सिंगापुर की स्कॉलरशिप का अवसर है। लेकिन वहाँ एक नियम है, हर स्कूल से सिर्फ एक ही छात्र इसमें हिस्सा ले सकता है। हालांकि आज तुम दोनों दोस्त बनकर एक ही टीम में हिस्सा ले रहे थे, मगर अब से तुम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो। तुम दोनों में से जिस किसी का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा और जिसका व्यवहार भी बेहतर होगा, उसी को हम सिंगापुर की उस स्कॉलरशिप के लिए भेजेंगे। इसके बाद से ही वे दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। बैंक दरअसल एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उनके घर का एक छोटा सा लॉन्ड्री का कारोबार था। वह स्कूल से लौटकर अपनी माँ की लॉन्ड्री में कपड़े धोने में मदद करता था। इसी तरह मेहनत करके वह पढ़ाई करता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद स्कूल में फिर से परीक्षा शुरू हो जाती है। तभी बेंज नाम का एक लड़का बैंक से आकर कहता है, भाई प्लीज आज परीक्षा में मुझे थोड़ा दिखा देना, नहीं तो मैं बिल्कुल भी पास नहीं हो पाऊंगा। और वह कठिन पियानो क्लास तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। तब बैंक उससे पियानो क्लास के बारे में जानना चाहता है, लेकिन बेंच बात घुमाकर कहता है, अगर तुम मुझे परीक्षा में दिखा दो तो हर सब्जेक्ट के बदले मैं तुम्हें 3,000 रुपए दूंगा। लेकिन बैंक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। परीक्षा शुरू होते ही बैंक सबसे पहले जाकर कमरे में बैठ जाता है। कुछ देर में बाकी सभी भी आ जाते हैं और परीक्षा शुरू हो जाती है। बैंक शुरुआत में ही कई सवालों के जवाब लिख देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लिन प्रश्न पत्र चेक करके देखता है कि आज उनकी परीक्षा 2 अलग अलग सेटों में ली जा रही है। अब सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि लिन के पास तो केवल एक सेट के ही उत्तर हैं। दूसरे सेट का वह क्या करेगा? ग्रेस, बेंज और कुछ अन्य छात्रों को सेट 1 का पेपर मिला
था, जबकि पैट और कुछ अन्य छात्रों को सेट 2 का प्रश्न पत्र मिला। तब लिन सबको इशारे से कहता है, चिंता मत करो, मैं किसी तरह इसका समाधान कर लूंगा। लेकिन बेंज लिन के पास बैठकर उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा था। बैंक यह देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका के पीछे लिख देता है कि बेंज नकल कर रहा है और जानबूझकर वह प्रश्न पत्र लिन के पास गिरा देता है। लिन वह संदेश पढ़ लेता है और सतर्क होने का अभिनय करता है। इसके बाद बैंक चुपचाप जाकर शिक्षक से कहता है, सर, पीछे एक लड़का लिन से नकल कर रहा है। सर फिर सभी को सतर्क कर देते हैं। अब लिन सेट 1 के सारे उत्तर हल कर लेता है और सबको इशारे से लिखने को कहता है। इसके बाद वह पियानो की धुन के जरिए सबको उत्तर बताने लगता है, पर उनके पास अब केवल 20 मिनट का समय बचा था और अब तक सेट 2 के उत्तर नहीं मिले थे। जब सेट 1 के उत्तर सभी को मिल जाते हैं तो बाकी छात्र अपनी कॉपी जमा करने खड़े हो जाते हैं। इसी बीच लिन पास बैठे एक छात्र से सेट 2 का पेपर चुपचाप बदल कर ले लेता है और बहुत तेजी से सारे सवाल हल कर लेता है। असल में लिन बेहद होशियार था, उसके लिए वे सवाल हल करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब वह फिर से पियानो की धुन के माध्यम से सेट 2 के उत्तर बताने लगता है। हालांकि समय लगभग समाप्त हो चुका था, फिर भी सब उत्तर लिखते जा रहे थे। सर तब कॉपियां लेने के लिए खड़े हो जाते हैं और छात्र जल्दी जल्दी अपने जवाब पूरे कर लेते हैं। काफी मुश्किल से वे सब इस बार बच जाते हैं। लेकिन जब क्लास टीचर बाहर जा रहे थे तो वह लिन को बुलाकर कहते हैं, तुमने अपनी कॉपी पर नाम नहीं लिखा है। लिन चैन की सांस लेता है, यह सोचकर कि वह इस बार बच गया। सभी छात्र बहुत खुश थे कि वे नकल करके अच्छा पेपर दे पाए, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। थोड़ी ही देर बाद स्कूल के माइक पर घोषणा होती है कि लिन को प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया गया है। असल में बैंक पहले ही प्रिंसिपल के कमरे में जाकर उनकी नकल की बात मैडम को बता चुका था। हमारे स्कूल जीवन में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, है ना, जो जाकर सर को सब बता देते हैं। अगर तुम्हारे स्कूल लाइफ में भी ऐसा कोई किस्सा है तो कमेंट में जरूर बताना। जो भी हो, जब प्रिंसिपल उनसे सारी बातें पूछती हैं तो वे कहते हैं कि उन्होंने कोई नकल नहीं की और फिर उनके टीचर भी कहते हैं कि परीक्षा तो 2 सेट में थी, इसलिए नकल का सवाल ही नहीं उठता। फिर प्रिंसिपल बेंच को रूम में रोककर लिन को बाहर जाने को कहती है। जैसे ही लिन दरवाजे से बाहर जाने लगता है, प्रिंसिपल उसे फिर से बुला लेती है। वह उस दिन की कॉपी चेक करके देखती है कि उसमें दोनों सेट के प्रश्न हल किए गए हैं, लेकिन लिन को तो सेट 1 का पेपर मिला था, तो फिर उसने सेट 2 के प्रश्न कैसे हल किए। इस बार लिन पूरी तरह चौंक जाता है और इस तरह उसका नकल करने का भेद खुल जाता है। इसके बाद लिन के पिता को स्कूल बुलाया जाता है। बेटी के इस काम के लिए उसके पिता को बहुत शर्म आती है। प्रिंसिपल तब लिन से पूछने लगते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी बैंक बाहर से बोल उठता है, मैम वो हर सब्जेक्ट के लिए 3000 रुपए लेती थी, पैसों के लिए ही उसने ऐसा किया। प्रिंसिपल तब कहते हैं, देखो लिन, स्कूल कोई पैसा कमाने की जगह नहीं है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया जाता है। लिन तब बोलती है, तो फिर मुझसे लाखों रुपए टीम मनी के नाम पर क्यों लिए गए? क्या वो स्कॉलरशिप के नाम पर ठगी नहीं थी? तब लिन के पिता उसे डांट कर चुप कराते हैं, ये पैसे मैंने जानबूझकर दिए थे ताकि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको, स्कॉलरशिप पाकर विदेश जा सको। वह फिर प्रिंसिपल से निवेदन करने लगते हैं कि लिन को स्कूल से निष्कासित न किया जाए। उधर ग्रेस बाहर बैठी लिन के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो पकड़ी न जाए। प्रिंसिपल उसके पिता की स्थिति को देखते हुए लिन को स्कूल से नहीं निकालते, लेकिन सिंगापुर की जिस स्कॉलरशिप में भाग लेने की बात थी वहां से लिन को हटा दिया जाता है। अब सिर्फ बैंक को ही वह स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसी शर्त पर लिन को स्कूल में रखा जाता है। यह सुनकर लिन का दिल टूट जाता है। जाते वक्त वह बैंक से कहती है, अब ये स्कॉलरशिप तुम अकेले ही ले लो। घर लौटकर उसके पिता कहते हैं, तुमसे मैंने बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम उन्हें नकल कराने की बजाय पढ़ाई सिखा सकती थी। लिन जवाब देती है, पापा मैंने तो सिर्फ उन्हें अपना पेपर दिखाया था। पिता कहते हैं, दोनों एक ही तरह का अपराध है और ये जो शर्ट तुमने मुझे अपनी कमाई से दी थी, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये कहकर वह शर्ट उतार कर चले जाते हैं। लिन बहुत दुखी होकर वहीं बैठ जाती है। उधर पैट के माँ बाप उसके अच्छे रिजल्ट से बहुत खुश होते हैं। उसके पिता ग्रेस से कहते हैं, तुम्हारे साथ घुलने मिलने की वजह से ही पैट ने अच्छा रिजल्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। पर उन्हें क्या पता कि ये दोनों ही असल में बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं। बेचारा बैंक जो असल में होशियार था अब फंस चुका है। कुछ दिन बाद जब लिन स्कूल जाती है तो ग्रेस उससे फिर बात करने लगती है। दरअसल लिन अब भी सामान्य नहीं हो पाई थी। उसे लगता था कि उसकी इस हालत की वजह बैंक है। कुछ दिन बाद स्कूल में ग्रेस लिन से अनुरोध करती है, तुम एक बार फिर हमारी मदद करो। मैं और पैट मिलकर STIC एग्जाम में हिस्सा लेना चाहते हैं। किसी तरह से हमें एडमिशन दिलवाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। तब लिन कहती है, मैंने अब तक तुम्हें स्कूल की परीक्षा में मदद की, लेकिन STIC परीक्षा कोई आम स्कूल टेस्ट नहीं है। ये एक इंटरनेशनल स्तर की परीक्षा है जो पूरी दुनिया में एक ही समय पर होती है, इसलिए इसमें तुम्हारी मदद करना मुमकिन नहीं है। ये कहकर वह लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है। जब वह ग्रेस द्वारा दी गई किताब वापस कर रही थी तभी एक व्यक्ति के मोबाइल पर उसकी छोटी बच्ची की कॉल आती है। वह बच्ची किसी और देश में थी, वहाँ रात थी और थाईलैंड में दिन। यह देखकर लिन के दिमाग में एक
आइडिया आता है। वह घड़ियों को देखकर समझ जाती है कि देशों के समय में फर्क होता है, जैसे जब भारत में दिन होता है तब अमेरिका में रात। यही देखकर लिन को नकल का एक नया तरीका सूझता है। वह किताब वापस नहीं करती बल्कि अपने पास रख लेती है। अगले दिन वह पैट और ग्रेस से मिलती है और कहती है, मैं तुम्हें STIC एग्जाम में एडमिशन लेने में मदद करूंगी, लेकिन ये परीक्षा हमें ऑस्ट्रेलिया में बैठकर देनी होगी क्योंकि थाईलैंड से वहां 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है। मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर परीक्षा दूंगी, फिर उसके उत्तर तुम्हें भेज दूंगी और तुम थाईलैंड में बैठकर वही उत्तर लिख दोगे। वे यह जीनियस आइडिया सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन पैट कहती है, ठहरो ठहरो, तुम वो उत्तर हमें कैसे भेजोगी और याद भी कैसे रखोगी? तब लिन कहती है, मैं सारे उत्तर याद कर लूंगी। पैट हंसते हुए कहती है, तुम अकेले 100 प्रश्नों के उत्तर कैसे याद करोगी? लिन कहती है, मैं अकेले शायद 50 सवाल याद कर लूं, बाकी 50 बैंक ही याद कर सकता है। पैट कहती है, मान लिया कि तुम दोनों ने उत्तर याद कर लिए, लेकिन हमें कैसे मिलेंगे? लिन जवाब देती है, हम तुम्हें मोबाइल पर SMS के जरिए उत्तर भेजेंगे और तुम उन्हें पेंसिल के बारकोड में छोटे बड़े निशान बनाकर ABCD इस तरह से मार्क करना। इससे कोई समझ भी नहीं पाएगा कि उन निशानों में उत्तर छुपे हैं। इस जीनियस आइडिया से सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन लिन कहती है, इसके लिए हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ेगी और साथ ही काफी पैसा भी। फिर वे सब मिलकर STIC एडमिशन परीक्षार्थियों की खोज शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कई छात्र वे ढूंढ लेते हैं। पैट प्रोजेक्टर के माध्यम से सबको समझाती है कि अगर वे इस परीक्षा में नकल कर पाए तो हर कोई करोड़ों रुपए कमा सकता है। अब वे इस नकल को एक बिजनेस बना लेते हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी है बैंक को मनाना। बैंक रोज की तरह अपने लॉन्ड्री से कपड़े डिलीवर कर रहा होता है, तभी एक गाड़ी में कुछ लोग आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। अगले दिन जब बैंक को होश आता है तो वह खुद को एक गंदे डस्टबिन के पास पड़ा पाता है। गुंडों ने उसे बुरी तरह मारा था और वहीं फेंक दिया था। दरअसल उसी दिन उसकी सिंगापुर स्कॉलरशिप की परीक्षा थी, लेकिन पिटाई की वजह से वह परीक्षा नहीं दे पाता। जो भी हो, अगली सुबह लिन खुद बैंक के साथ जाकर उससे मिलती है। लिन उससे कहती है, तुमने उस दिन नकल करने की बात प्रिंसिपल को बताकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने तो यह सब स्कॉलरशिप के लिए किया था, है ना? वैसे क्या तुम्हें वह स्कॉलरशिप मिली? बैंक तब जवाब देता है, मुझे कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे, इसलिए मैं वह परीक्षा नहीं दे पाया। तब लिन दुख प्रकट करती है और कहती है, जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अगर हम चाहें तो STIC परीक्षा देकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बैंक जैसे ही नकल की बात सुनता है, वह सीधे उसके चेहरे पर ही उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। लेकिन लिन वहां से जाने से पहले उसे एक कार्ड पर पता, एड्रेस देकर जाती है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। लिन, पैट और ग्रेस पूरी तैयारी के साथ STIC परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। ग्रेस लिन के लिए एक नकली सर्टिफिकेट बना देती है। लिन वह सर्टिफिकेट अपने पिता को दिखाते हुए कहती है, पापा, हमें कंपटीशन की परीक्षा देने जा रहे हैं। उसके पिता अब उस पर शक नहीं करते। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बैंक भी उस परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हो गया है। फिर वे दोनों बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कैसे उत्तरों को याद रखना है। वे बहुत आसानी से सारे सवालों के जवाब हल करके उन्हें ABCD के रूप में रट लेते हैं। लेकिन एक बार बातों बातों में पैट बैंक से कह बैठता है, सुना है तुम्हें कुछ गुंडों ने पीटकर कूड़े के पास फेंक दिया था। यह सुनकर बैंक पैट को मारने लगता है और कहता है, मैंने तो किसी को नहीं बताया कि गुंडों ने मुझे पीटकर कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया था, तो तूने ये बात कैसे जान ली? जब लिन उन्हें लड़ते हुए रोकने जाती है तो वह भी घायल हो जाती है। बैंक कहता है, तुम सबने मिलकर यह काम किया है ताकि मैं सिंगापुर की उस स्कॉलरशिप में हिस्सा न ले सकूं। मैं अब तुम लोगों के साथ कोई काम नहीं करूंगा। ये कहकर वह वहां से जाने लगता है और जाते जाते लिन से कहता है, तुम लोगों ने जानबूझकर यह सब प्लान किया था, है ना? तुम जानती हो हम कितने गरीब हैं। तुमने जानबूझकर मुझसे बदला लिया। ये कहकर वह चला जाता है, लेकिन दरअसल लिन को पता ही नहीं था कि पैट ने ही गुंडों से बैंक को पिटवाया था। जब उसे यह पता चलता है तो वह कहती है, तुम लोग इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। यह कहकर वह भी वहां से चली जाती है। जब बैंक गुस्से में रास्ते पर चल रहा होता है, तभी वह एक बिलबोर्ड देखता है, लॉन्ड्री की दुकान चलाकर जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया जा सकता। यह देखकर वह मन ही मन तय करता है कि वह STIC परीक्षा में जरूर भाग लेगा। इसके बाद वह फिर से वापस आ जाता है। वे सब फिर सब कुछ भूलकर पूरी ताकत से परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। वे सारे उत्तर रट लेते हैं, बाथरूम में जाकर मोबाइल निकालते हैं और उन्हें सेंड करने की प्रैक्टिस करते हैं। फिर लिन और बैंक ऑस्ट्रेलिया चले आते हैं। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। लिन तब दोनों की एक सेल्फी लेती है। अगले दिन परीक्षा का समय आ जाता है। ठीक पहले की तरह वे दोनों जल्दी से वॉशरूम में जाते हैं और कमोड के अंदर अपने मोबाइल को स्कॉच टेप से लपेटकर छुपा देते हैं। परीक्षा शुरू होते ही वे सब उत्तर लिखना शुरू करते हैं। जब सारे उत्तर लिख लेते हैं तब वे एक एक करके उन्हें याद करते हैं। तयशुदा ब्रेक के समय वे दोनों वॉशरूम में जाकर उन उत्तरों को मोबाइल पर लिखकर पैट और ग्रेस को भेजने लगते हैं। लेकिन बैंक कुछ उत्तर भेजने के बाद रुक जाता है और पैट को मैसेज करता है, अगर अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले गए तो मैं बाकी उत्तर नहीं भेजूंगा। तब पैट मजबूर होकर अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए भेज देता है। बैंक उसे मैसेज करके कहता है, मुझे पिटवाने के लिए ये 4 लाख रुपए ज्यादा लिए। फिर वह बाकी उत्तर भी उन्हें भेज देता है। उसी तरह लिन भी बाकी 50 सवालों के उत्तर पैट को भेज देती है। इसके बाद वे फिर से अपना मोबाइल वहीं रखकर जल्दी से परीक्षा के दूसरे चरण के लिए चले जाते हैं। इस बार भी वे बहुत अच्छे से अपनी
अपनी परीक्षा पूरी कर लेते हैं। ब्रेक के समय वे फिर से वॉशरूम जाते हैं। बैंक तो बहुत आराम से उस वॉशरूम तक पहुंच जाता है, लेकिन लिन देखती है कि उसके वॉशरूम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए वह चुपचाप बाहर इंतजार करने लगती है। बैंक बहुत देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं आ रहा था। तब एक स्टूडेंट जाकर परीक्षा समिति को इस बारे में बता देता है। समिति से एक व्यक्ति आकर वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। बैंक किसी तरह तेजी से सारे उत्तर लिखकर भेज देता है, लेकिन जब वह जल्दबाजी में अपना मोबाइल छुपाने की कोशिश करता है तो घुटनों के ऊपर रखा कमोड का प्लेट गिरकर टूट जाता है। वह किसी तरह मोबाइल को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसे फ्लश भी कर देता है, फिर भी मोबाइल को पूरी तरह छुपा नहीं पाता और बैंक पकड़ा जाता है। उसे तुरंत ऑफिस ले जाया जाता है। दूसरी ओर लिन चुपचाप वॉशरूम की लाइन में खड़ी रहती है और जैसे ही मौका पाती है वह उत्तर भेजना शुरू कर देती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि बैंक पकड़ा जा चुका है। वह बहुत चालाकी से अपना मोबाइल जूते के अंदर छुपा लेती है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले सभी की दोबारा जांच की जा रही थी। तब लिन बहाना बनाकर पानी पीने का नाटक करती है और डस्टबिन के अंदर अपना फोन छुपा देती है। अब भी परीक्षा का एक और भाग बाकी था। अगर वह यह हिस्सा पार कर लेती तो परीक्षा खत्म हो जाती, लेकिन डर से वह रोने लगती है। खुद को किसी तरह संभाल कर वह फिर से एग्जाम हॉल जाती है। अब उसे अकेले ही सारे उत्तर याद करने होते हैं, क्योंकि बैंक तो पकड़ा जा चुका था। वह पूरी मेहनत से सारे सवाल हल करके एक एक कर याद करना शुरू कर देती है, लेकिन इतने सारे सवाल अकेले याद करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तब वह अपनी आंखें बंद कर पियानो की धुन में सवालों को गुनगुनाते हुए सब याद कर लेती है। लेकिन अब एक और समस्या थी। बाहर सुरक्षा गार्ड खड़े थे, इसलिए वह उत्तर भेज नहीं सकती थी। अब उसे किसी भी तरह एग्जाम हॉल से बाहर निकलना था। दूसरी ओर उत्तर न मिलने से बाकी छात्र शोर मचाने लगते हैं। लिन तब एक तरकीब लगाती है। वह अपनी गर्दन में पेंसिल डालकर उल्टी कर देती है और कहती है कि वह बहुत बीमार है। यह बहाना बनाकर वह एग्जाम हॉल से बाहर निकलती है और बाहर जाकर डस्टबिन से अपना मोबाइल निकालकर जल्दबाजी में उत्तर भेजना शुरू कर देती है। लेकिन घर पहुंचते ही लिन के पापा समझ जाते हैं कि जो सर्टिफिकेट उसने दिखाया था वो नकली था। वे उसे खोजते हुए पैट और ग्रेस के पास पहुंचते हैं। पैट और ग्रेस कुछ समझ नहीं पाते, फिर बहाना बनाते हुए कहते हैं कि लिन और बैंक एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वे घूमने गए हैं। लिन के पापा यह सुनकर वहां से चले जाते हैं। उधर लिन सारे उत्तर भेजने के बाद भागने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वह ट्रेन पकड़ नहीं पाती। रास्ते में एक आदमी से टकराने पर उसका फोन गिर जाता है और स्क्रीन टूट जाती है। अब वह उत्तर भेज नहीं पाती। तभी उसे देखता है कि सिक्योरिटी का एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। लिन किसी तरह उसे चकमा देकर जूस की कुछ बोतलें खरीद लेती है। बहुत दौड़ भाग के बाद वह सारे उत्तर भेज देती है, लेकिन ठीक तभी वह व्यक्ति आकर उसे पकड़ लेता है। वह डर के मारे जो जूस और केक खाई थी वह सब उल्टी कर देती है और कहती है कि वह बहुत बीमार है। फिर भी उसे ऑफिस ले जाया जाता है। जाते समय वह चुपके से अपना मोबाइल किसी और के बैग में डाल देती है। ऑफिस में जाकर वह अपने पास मौजूद दूसरे फोन से बैंक के साथ ली हुई सेल्फी देखती है। तभी वहां एक महिला आती है और लिन उससे पूछती है कि बैंक को किस सजा का सामना करना पड़ेगा। वह कहती है शायद उसे आजीवन इस STIC परीक्षा में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। फिर लिन को भी उसी कमरे में ले जाया जाता है। वह मन नहीं होते हुए भी वह तस्वीर डिलीट कर देती है। बैंक तब खुद सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि लिन का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसलिए लिन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन बैंक को आजीवन उस परीक्षा से निलंबित कर दिया जाता है। लिन बहुत उदास मन से घर लौटती है। एयरपोर्ट पर उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे कहते हैं अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो मुझे बता सकती थी, ऐसे छुपकर क्यों? लिन अपने पापा को गले लगाकर कहती है पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। वह अपने पापा को सब कुछ सच सच बता देती है। कुछ दिन बाद परीक्षा का रिजल्ट आता है। लिन के अलावा उसके बाकी सारे दोस्त STI परीक्षा पास कर लेते हैं। लिन एक दिन बैंक की खोज में उसकी लॉन्ड्री शॉप पर जाती है। वह देखती है कि बैंक ने अपने हिस्से की रकम से अपनी दुकान को बहुत सजाया है। बैंक उसे फिर से एक बड़ी परीक्षा में नकल करने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार लिन इनकार कर देती है। बैंक उसे धमकी देता है कि वह सबको बता देगा कि लिन भी उस दिन नकल में शामिल थी, पर लिन डरती नहीं। वह खुद जाकर परीक्षा समिति को अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। उसका पिता हर समय उसके साथ खड़ा रहता है और उसे हिम्मत देता है। आखिरकार लिन अपने पापा की तरह छोटी उम्र में ही स्कूल टीचर की नौकरी शुरू करती है। वह अपनी बुद्धि और मेधा का उपयोग अब छात्रों को सही मार्ग दिखाने में करना चाहती है। तो दोस्तों, आप में से जो भी छात्र हैं, कृपया नकल की राह मत अपनाना। ईमानदारी से पढ़ाई करो, वरना एक दिन पकड़े जरूर जाओगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अलविदा, खुदा हाफिज।